अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 के बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर गुडविल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन तीनों इकट्ठे दे रखे हैं। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आपकी पार्टनरशिप दोबारा से आप लोग उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब रेशो चेंज होती है, और रेशो चेंज होने के आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। एडमिशन भी एक रीजन है, और एक होता है कि आप खुद से चेंज कर रहे हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी रेशो चेंज कर सकते हैं। तो उस बुक में ना आपको ये चैप्टर अलग से नहीं मिलेगा, बट अगर आप टीएस गलीवाल को फॉलो करते हो या डीके गोयल है आपके पास, तो वहां पे ये चैप्टर हमारे पास सेपरेटली गिवन है। तो मैं ना आपको इसके अंदर से वही कॉन्सेप्ट कराऊंगी जो आगे के चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। एक एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली हमें पढ़नी है इसके अंदर, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम आगे यूज करने वाले हैं। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर ये बताता है कि किस तरीके से अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जिन पार्टनर्स ने ऑलरेडी अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अगर वो आगे इन फ्यूचर अपनी रेशो को चेंज करते हैं, तो उस रेशो को चेंज करने की वजह से हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, इसका हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या? तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब है कि जिस रेशो के अंदर पार्टनर्स आगे आने वाले अपने प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस रेशो को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, तो वहां पर जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉसेस अगर निकलते थे, तो उसको जिस रेशो में आप बांट रहे थे वही थी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस रेशो को अगर पार्टनर्स चाहें तो इन फ्यूचर वो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट चेंज करने का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं अगर हम एक रेशो को चेंज करते हैं, यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि जब भी आप अपने पुराने एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई आप चेंज लेकर आते हो, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट आपको पता है कि हमारे पास 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ओरल और रिटन। चाहे ओरल एग्रीमेंट हो चाहे रिटन एग्रीमेंट हो, अगर आप किसी भी एग्रीमेंट के अंदर किसी भी तरीके का आप चेंज करते हो, तो आपको उस चेंज को करने की वजह से जो इसका इंपैक्ट होता है वो ये कि आपकी फर्म कहलाई जाती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो देखिए जरा, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, पार्टनरशिप बिजनेस, तो आपने एक एग्रीमेंट बनाया होगा, और उस एग्रीमेंट के अंदर आप कुछ चीजों के ऊपर एग्री हुए होंगे, आप सहमत हुए होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस तरीके से अलाउड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इतने % से चार्ज किया जाएगा, रेशो हम इक्वल शेयर करेंगे या 3:2:1 में शेयर करेंगे, जितने पार्टनर्स हो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर बाद में इन फ्यूचर किसी भी रीजन की वजह से अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंजेस लेकर आते हो, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आप उसमें से वही एक चीज करने जा रहे हो कि आपने अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक रेशो डिसाइड किया था, सपोज 3:2:1, आप 3 पार्टनर्स थे, आपने ये रेशो डिसाइड किया, लेकिन इन फ्यूचर आपको लगता है कि अब हमें इक्वल पार्टनर हो जाना चाहिए, तो आप कहते हो कि अब हम इक्वली डिसाइड करेंगे, इक्वली जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। दैट मीन्स आप अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर आपने एक चेंज किया, तो उस चेंज की वजह से ऐसा कहा जाता है कि आपका जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हुआ और आपका एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। इसे हम एक टर्म भी यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने एक एग्रीमेंट को खत्म किया और नई टर्म्स और कंडीशन के साथ आपने अपने नए एग्रीमेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप को फिर से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर कभी भी अगर आप एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को बदलते हो तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कब कब हो सकता है? पहला तो वही जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जब भी आप अपने रेशो को बदलते हो और वो रेशो बदल रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, यानी कि पार्टनर्स वही हैं, सिर्फ उन्होंने आपस में अपने रेशो को बदला है। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर।
आप पहले 3 पार्टनर थे, आपने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। सो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करोगे तो प्रॉफिट में आप उसे भी अब शेयर दोगे, तो उसके आने की वजह से जरूर आपकी रेशो चेंज होगी, तो इसको भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाता है। उसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है आपके बिजनेस को, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, और द अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स आपस में मिल गई हैं और एक फर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वहां पर भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कही जाती है। अब जब भी आप अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती है, और देखो कहीं ना कहीं चाहे रीजन कुछ भी है, रेशो सभी में बदल रही है, तो इसलिए जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आप इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपके काम आएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं? सबसे पहले आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। क्या होती है अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो? देखो बच्चों, अगर आप रेशो को चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है किसी को फायदा या किसी को नुकसान हो। भाई मैंने आपसे कहा कि 3 पार्टनर थे, सपोज ए, बी और सी, ये शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 के बीच में, ठीक है। अब उन्होंने नया एग्रीमेंट बनाया और अपने रेशो को इक्वल कर लिया है, 1:1:1। तो सपोज करो 60,000 का प्रॉफिट था, 60,000 का प्रॉफिट था आपका, ठीक है। अगर इस 60,000 के प्रॉफिट को मैं पहले वाले रेशो के अकॉर्डिंग बांटूं तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 10,000, राइट। और अगर मैं उसी को न्यू रेशो के अकॉर्डिंग बांटूं तो क्या मिलेगा? इसको मिलेगा 20,000, इसको भी मिलेगा 20,000 और इसको भी मिलेगा 20,000। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो ए को 30,000 रुपए मिल रहे हैं और नई रेशो के अंदर उसको सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ए आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको नुकसान होने वाला है। लाइकवाइज अगर हम बी की बात करें तो बी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसको पहले भी 20 मिल रहे थे, उसको अभी भी 20 मिल रहे हैं, लेकिन सी को पहले 10,000 मिल रहे थे और अब उसे मिल रहे हैं 20,000, उसको आगे आने फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको फायदा होने वाला है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जब भी रेशो बदलती है तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान। तो जिन पार्टनर्स का फायदा होने वाला होता है उन्हें गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं, और जिनका नुकसान होने वाला होता है उन्हें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहते हैं। तो यहां पर हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन से हैं और गेनिंग पार्टनर्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम कुछ रेशो कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। यहां आपको गुडविल को भी एडजस्ट करना पड़ता है, आपको यहां पर गुडविल के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीमेंट बदल गया है। जो आपकी पहली गुडविल थी वो आपके पहले बिजनेस के अकॉर्डिंग थी, अब आप अपनी गुडविल को दोबारा से वैल्यू करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से एक एंट्री पास करनी पड़ती है। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि आपने कुछ प्रॉफिट्स, कुछ रिजर्व्स आपने इकट्ठे करके रखे हुए होंगे, लाइक योर जनरल रिजर्व होता है, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कैसे आप उन सब चीजों को एडजस्ट करोगे। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस बचा होगा, कुछ आपके लॉसेस होंगे, उन सबको कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो भी हमें देखना होता है। जब आपकी रेशो चेंज हो रही होती है तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही हो, कुछ घट रही हो, कुछ लाइबिलिटीज बढ़ गई हो, कुछ लाइबिलिटीज घट गई हो। तो उन सभी चीज़ों का जो इफेक्ट होता है वो भी हमें रेशो चेंज होने के टाइम पे एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हो सकता है हम अपनी कैपिटल्स को भी चेंज करना चाहें तो वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे करना सीखेंगे। और आगे आने वाले चैप्टर को भी आप इसी चैप्टर के साथ कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जो अगला चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर भी हम ये सारे कंसेप्ट्स दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसी चैप्टर से इसको अच्छे से पढ़ के चलिए, ताकि उस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होने वाला होता है, तो हमें सबसे पहले उसी रेशो को फाइंड आउट करना होता है कि किसका फायदा और किसका नुकसान है। तो अगर आपको कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर कभी भी आपको गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
तो दैट मीन्स अगर कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कोई सी भी रेशो निकालनी हो तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों होनी चाहिए, तभी आप सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर मैं आपको डायरेक्टली भी सेक्रीफाइसिंग रेशो बताऊंगी कि क्या होती है, बट स्टिल अगर आपको कैलकुलेट ही करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला तो आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों की जरूरत होती है। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब हम लोग आपको कोई मेथड बताते हैं ना हम टीचर्स की, बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए या इस तरीके से आप इसकी समरी बना सकते हैं, तो प्लीज उस चीज को फॉलो किया करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये एक टेक्निक्स होती हैं कुछ, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी तो ये आपके सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप आगे आगे वाले चैप्टर्स पे बढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ने वाली है। तो हमें क्या करना होता है, हम ना बार बार क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निकाल के अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए जरा कि यहाँ पर मुझे पता चला कि A एंड B पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:1 में। दैट मीन्स यहां से मुझे पहली इंफॉर्मेशन मिली ओल्ड रेशो। It was decided by them to share the future profits equally। फ्यूचर प्रॉफिट्स, दैट मीन्स उन्होंने बोला न्यू रेशो के बारे में कि इन फ्यूचर हम शेयर करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। WEF, अब ये क्या होता है? WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि किस दिन से, 1 अप्रैल 2023 से हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी रेशो बदलकर इक्वल कर लेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब उन्होंने दोनों लिखा है। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये फॉर्मूला अप्लाई करें। आप किसी भी फॉर्मूले को लगाएं, आपको आंसर दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से जरा इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब भी आप कैलकुलेट करें प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। आप ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आगे जैसे गुडविल का चैप्टर भी था आपका प्रीवियसली, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। प्लीज आप फॉर्मूले लिखा करो। हर एक चीज का बच्चों मार्क्स होते हैं, मार्किंग स्कीम में आपके हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, तो प्लीज आप इन चीजों को लिखा करो, ठीक है। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर ए, सबसे पहले हमारे पास ए, हमें ए का शेयर निकालना है। तो ए की ओल्ड रेशो क्या है? 2/3। 2 यानी कि ये आपने ए का जो शेयर है वो 2 है, अपॉन में 3 मतलब रेशो का टोटल। ये चीजें वैसे आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सीख चुके हो, बट स्टिल मैं आपको ये चीजें बताकर चल रही हूं। नेक्स्ट, न्यू रेशो 1 - 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है एलसीएम आप किस तरीके से लेते हैं, 4 - 3, और ये आ गया आपका 1/6। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर पॉजिटिव आया। दैट मीन्स कि ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इस पार्टनर को 1/6 का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से जब आप बी के लिए निकालेंगे तो 1/3 माइनस अगेन 1/2, अगेन आपका एलसीएम क्या आया, 6, यानी कि 2 - 3, ये आया आपका -1/6। अब ये -1/6 आया मतलब, यानी कि आपने सेक्रीफाइसिंग शेयर आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपने फॉर्मूला उसका अप्लाई किया, बट आपका आंसर नेगेटिव आया। दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये पार्टनर कर रहा है आपका गेन। तो आपको यहां से क्या मिला कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन। और यहां से एक कंक्लूजन और आप देख लीजिए, आप जितने से सेक्रीफाइस कर रहे हो उतने से ही हमेशा गेन करोगे। हमेशा आपका सेक्रीफाइस आपके गेन के बराबर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पर जब मैंने 60,000 का प्रॉफिट बांटा था तो एक को नुकसान और एक को फायदा हो रहा था। ए को 30 से 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, 10,000 का नुकसान। सी को 10 से 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, यानी कि 10,000 का फायदा। तो जितने से सेक्रीफाइस होता है उतने से ही आपका गेन भी होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे ए सेक्रीफाइसेस बाय 1/6 शेयर एंड बी गेन्स बाय 1/6 शेयर। आपको माइनस का साइन लगाना नहीं होता, वो माइनस का साइन सिर्फ इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि ही इज अ गेनिंग पार्टनर। ओके, आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यह है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली। फिर से हमें एक बात मिली, हमें पता चला कि 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर Z विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। एक नई इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर, सिर्फ Z के बारे में उन्होंने बताया कि जो Z है ना वो कहता है कि फ्यूचर में मुझे 1/5 शेयर चाहिए, पूरे प्रॉफिट में मुझे 1/5 शेयर चाहिए।
अब यहां हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं, यहां हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है। आगे एक नया कंसेप्ट, अब आप इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, उन्होंने ना हमें ये तो नहीं बताया कि एक्स और वाई का फ्यूचर शेयर कितना है, बट हाँ मुझे जेड का शेयर जरूर पता चल चुका है कि जेड का शेयर कितना है। तो मैं एक काम करती हूं, मैं सबसे पहले जेड को उसका शेयर दे देती हूं और बाकी आपस में इनको हम बांट देंगे कि बचा हुआ जो शेयर है वो आपस में ये लोग बांट लेंगे। अब ये काम हम करेंगे कैसे? देखो हम सबको पता है अब ये बात कि कोई भी अगर आपकी रेशियो होती है उसका टोटल 1 होता है ना। जैसे अगर मैं इसका करूं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। कभी भी आप देख लीजिएगा हर रेशियो का जो टोटल होता है वो 1 होता है। जो हमारा टोटल शेयर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? हम मानते हैं लेट द शेयर बी 1। ठीक, अब इस 1 में से मुझे इसका तो पता है ना कि ये मुझसे 1/5 शेयर मांग रहा है। मैं कहती हूँ जी आप अपना शेयर पहले लेके घर चले जाओ, आपको ज्यादा जल्दी है लेने की, आपने पहले स्पेसिफाई कर दिया आपको कितना शेयर चाहिए, आप ले लो। तो हमने क्या किया, हमने लिखा रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई 1 माइनस 1/5। आप लो अपना शेयर, कितना बचा? 4/5। अब ये 4/5 शेयर आप खुद बताओ ना किसका है? तीन ही तो पार्टनर थे, एक को तो आपने दे ही दिया। ये बचा हुआ शेयर किसका है? एक्स और वाई का। तो अब एक्स और वाई कहते हैं कि अब ये हमें आपस में बांटना है। भाई कैसे बांटे? सोचने में पड़ गए, भाई कैसे बांटे? तो उन्होंने कहा क्या सोचना है, जेड को तो कर दिया ना हमने काम, उसको तो दे दिया 1/5 शेयर, हम बचे ना दोनों, तो हम जैसे पहले बांटा करते थे उसी शेयर में बांट लेते हैं आपस में। तो एक्स कहता है कि मेरा न्यू शेयर निकालो 4/5 का, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो रेशो भी आप 2 की लोगे। हमेशा ध्यान रखना, जो आपने चीज बांटनी है ये 2 लोगों की है तो रेशो भी 2 की लेनी है, यानी कि जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 लोगों का ही होना चाहिए। फिर यहाँ 1/3 नहीं लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। आपको लगता है कि मैम क्यों इतना इलैबोरेट करके बता रही हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो ये सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम में ना बहुत बच्चे यही काम करते हैं कि वो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। तो इसलिए बार बार हमें ये बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि जब हम चेक करते हैं और हम देखते हैं ना कि अच्छे बच्चे भी ऐसे सिले मिस्टेक करते हैं तो हमें खुद को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो 4/10 अगेन वाइज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2, ये भी आ गया आपका 4/10। अब z को तो आप ऑलरेडी शेयर दे चुके हो ना, z का तो न्यू शेयर में पता ही है कि 1/5 है। बट जब भी आप रेशो बनाते हो तो आपको इस बात का पता होगा कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। देखो x के अपॉन में 10 है, y के अपॉन में भी 10 है, z के अपॉन में 10 करने के लिए, क्योंकि 5 के टेबल में 2 से 10 आता है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज है कि आप कोई भी नंबर ऐसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, आपको नल इफेक्ट के साथ उस काम को करना होता है। तो मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2/10। अब मेरी जो न्यू रेशो आई है वो क्या आई है? न्यू रेशो आई है 4:4:2, दैट मीन्स 2:2:1। चलिए हमारा एक काम तो हो चुका है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा काम जी हमें करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट करते हैं यहीं पर ही। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर x की ओल्ड रेशो क्या रही थी? 1/3। न्यू रेशो हम निकाल कर आए हैं 2/5। एलसीएम लिया हमने 15, 5 माइनस 6, ये आया हमारा -1/15। बताइए जल्दी से, -1/15 कौन है ये? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर? बिल्कुल सही, दिस इज गेनिंग। नेक्स्ट y के लिए भी 1/3 माइनस 2/5, मैं डायरेक्टली लिख देती हूं, ये भी हमारा गेनिंग पार्टनर है। z 1/3 माइनस 1/5 यानी कि 15, 5 माइनस 3 2/15 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ये क्या है? सेक्रीफाइस। अब आप ऑब्जर्व करो, चलो आपको यहां पे तो इतना ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया होगा। अब यहां देखो 3 पार्टनर थे, यहां पर ये देखो गेन -1 दैट मीन्स -2 यानी कि गेनिंग शेयर कितना आ रहा है? 2। और देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस भी कितना आ रहा है? 2। तो हमेशा आपका गेन आपके सेक्रीफाइस के बराबर होगा। तो यहां आप लिखेंगे द गेनिंग रेशो ऑफ x एंड y, वो तो हो गई आपकी 1:1 एंड z sacrifices by 2/15 शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है। और इसी तरीके से आप न्यू रेशो भी अगर कोई कंडीशन दे रखी होती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे विच इज अकाउंटिंग फॉर द
गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेकंड टॉपिक हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर का, विच इज अकाउंटिंग फॉर द गुडविल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप गुडविल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने अपने चैप्टर नंबर 2 में भी जब आपने गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखा, तो वहां पर आपने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा होगा, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है, जिसमें पर्टिकुलरली हमारे पास गुडविल के लिए एक बहुत ही जरूरी बात उन्होंने बोली, गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास गुडविल दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। और सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जब तक हम किसी गुडविल के लिए कोई मनी के इक्विवेलेंट या मनी जैसा कुछ कंसिडरेशन पे नहीं कर देते, तब तक हम अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स का मतलब यही है कि तब तक हम गुडविल को बुक्स में नहीं लिखते हैं जब तक कि वो परचेज गुडविल ना हो, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बुक्स में लिखी नहीं जाती। अब इसी को बेस बनाते हुए हमें अपनी गुडविल की यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि इट इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें गुडविल को कैसे एडजस्ट करना होता है? इट इज एडजस्टेड ईदर बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, या तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही उसको एडजस्ट कर देंगे, या फिर हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, यानी कि पहले हम गुडविल को रेज यानी कि खरीद कर दिखाएंगे और सेम ईयर के अंदर ही, उसी करंट ईयर के अंदर ही हम उसको राइट ऑफ यानी कि उस गुडविल की वैल्यू को 0 कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? हम बिल्कुल अभी इसको पढ़ने वाले हैं कि हमें इसको कैसे करना है। तो उसके लिए बच्चों देखो ज़रा, आप चाहें तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इन्हीं इस तरीके के फ्लो चार्ट्स के थ्रू ही पूरा कंसेप्ट समझा दूंगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जब मैं आगे का इसका बनाऊंगी, फ्लो चार्ट ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा, तो उसके बाद आप उसका ले लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर अब गुडविल को हमें देखो किस किस तरीके से देखना है। सबसे पहले जो यहाँ बात लिखी हुई है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो जब भी रेशो चेंज होती है तो हम फिर से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हम एक नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो गुडविल को दोबारा से हम एक बार वैल्यू करते हैं और उसको आपस में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गुडविल देखने को मिलेगी, गुडविल एडजस्टेड गुडविल फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि अपनी नई फर्म के लिए, जिसको आप या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने वाले हैं, या आप उसे रेज और राइट ऑफ करेंगे। अब आप ये किस तरीके से करेंगे, क्या एंट्री होती है इसकी, ये हम अभी इसके आगे फ्लो चार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बट एक और गुडविल है जो आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। वो कौन सी गुडविल है? वो गुडविल है अर्लियर, वो गुडविल है अर्लियर परचेज बाय द फर्म, यानी कि कभी जब भी हमने बिजनेस परचेज किया होगा तो उस टाइम पर हमने कोई गुडविल परचेज करी होगी, तो बुक्स में अपीयर्ड होगी वो गुडविल। दैट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, वो गुडविल आपकी बुक्स में दिख रही होगी। कहां दिख रही होगी? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बट आपने तो अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है ना, तो अब तो आपको उस गुडविल को हटाना पड़ेगा वहां से, क्योंकि आप एक नई फर्म के साथ, एक नए एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप एक नई गुडविल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पुराने गुडविल को हमें हटाना होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी गुडविल देखने को मिले जो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है या इन वर्डिंग्स के साथ दिख रही है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, तो उसे हम बोलते हैं हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि अभी फिलहाल हमारी गुडविल इतनी थी जो हमने कभी पहले परचेज करी थी, तो उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं बुक्स में से। अब राइट ऑफ करते कैसे है? इसके लिए हमें पास करनी होती है या मैं लिखूं इसको सिंगल जर्नल एंट्री। आप यहां पर एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए, और इससे आपकी ये गुडविल एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए अब इस चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों उसी चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर अब मैं हमेशा आपको इस तरीके से बताऊंगी कि ये हमारी एडजस्टेड गुडविल है और एक हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल के अंदर मैं एक फ्रेज यूज करती हूँ, इसके अंदर पुराना अमाउंट, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है? पुरानी गुडविल ना, तो पुरानी चीज है तो पुराने लोगों को मिलेगी उनकी पुरानी रेशो में। तो हर चैप्टर में इसका जो ट्रीटमेंट है, आप जब डेथ तक अब इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने वाले हो, लास्ट हमारा डिसोल्यूशन है, वहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है।
लेकिन अब आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में बिल्कुल सेम रहेगा इसका ट्रीटमेंट कि जब भी आपको कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल देखने को मिलेगी तो उसकी आपको एंट्री करनी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल करंट क्यों यूज कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है या क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है मेथड ऑफ कैपिटल तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं तो कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इस एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, आप अपने एक एसेट को कम करने जा रहे हो। आपको पता है कि गुडविल हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, तो आप अपने एक एसेट की वैल्यू को कम करने जा रहे हो, उसको खत्म करने जा रहे हो। तो क्या वो एक तरीके से आपके लिए नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। और उस नुकसान को कौन भरने वाला है? उस एसेट्स की वैल्यू का कम होना या बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना या घटना, इन सभी चीजों को पार्टनर्स ने ही बियर करना है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सब चीजों को हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म कौन चला रहा है? पार्टनर्स ही चला रहे हैं। प्रॉफिट भी उन्हीं का ही है तो लॉस भी उन्हीं के ही होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमारे एक एसेट की वैल्यू कम होने जा रही है इसलिए हमने उसको किया है क्रेडिट, और उस कम होती हुई वैल्यू को कौन बियर कर रहा है? हमारे पुराने पार्टनर। हम, क्योंकि ये पुरानी गुडविल थी, पुरानी आपके प्रॉफिट्स में से निकलकर बनी थी, मतलब आप क्योंकि पुराना बिजनेस, आपने कभी बिजनेस खरीदा था तब आपने इस गुडविल को खरीदा था, तो इसलिए क्योंकि ये पुराने टाइम की गुडविल है तो पुराने पार्टनर अपनी पुरानी रेशो में ही इसको हमेशा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है। हम आते हैं अपनी नई गुडविल की तरफ जो हमें रेशो चेंज करने के टाइम पे एडजस्ट करनी होती है। तो इट इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये कैसे करना होता है? यहां पर क्योंकि हमारे पास गुडविल बुक्स में नहीं लिखी हुई है, जिस गुडविल की हम यहां पर बात करने वाले हैं वो गुडविल बुक्स में नहीं लिखी हुई है। ये तो हम एक नई गुडविल एडजस्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमने कोई बिजनेस तो नहीं खरीदा ना, यहाँ पे हमने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की कुछ कंडीशंस को बदला है, सिर्फ रेशो को बदला है। तो हमने कोई गुडविल नहीं खरीदी कि हम अपने एसेट साइड में गुडविल को शो करें, लेकिन हाँ उस टाइम पे हम नई गुडविल की वैल्यूएशन जरूर करते हैं। तो उस वैल्यूएशन का जो भी बढ़ी घटी होगी, जो भी आपकी वैल्यू, उसको आपस में पार्टनर्स ही एडजस्ट करते हैं। तो देखो, एंट्री हमेशा आपकी गुडविल की क्या रहेगी? एडजस्टेड गुडविल की गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पर आपको नाम क्या देखने को मिल रहे हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। यानी कि जब भी आपको ये एंट्री करनी होगी, पहली बात तो इस एंट्री को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी आपको ये एंट्री करनी होगी, आपको या तो सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, यहां नहीं जरूरत है हमें, यहाँ तो हम ओल्ड रेशो से काम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वही कैलकुलेट करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर आप एक एसेट एडजस्ट करने वाले हो, एक पॉजिटिव अमाउंट है, तो उसके लिए हम करेंगे गेनिंग पार्टनर को डेबिट, कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर प्रॉफिट्स में आपको फायदा होने वाला है, तो आप हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करो। तो इसलिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। दूसरा हमारा मेथड बहुत सिंपल है, बहुत कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। अब रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में हमें क्या करना है? सबसे पहले हम गुडविल को दिखा रहे हैं कि ठीक है, एक गुडविल अराइज हुई, हमारी 1 लाख की गुडविल इस टाइम पे वैल्यूएशन की है, तो हमने फर्म की गुडविल को डेबिट कर दिया, बुक्स में हमने डेबिट करके उस एसेट को दिखा दिया। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, किसके थ्रू? ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। ठीक, अब AS 26 लेकिन क्या कहता है कि जब तक कोई कंसिडरेशन अगर आपने नहीं पे किया है तो आप ये काम कर नहीं सकते। तो ठीक है, हम उसको सेम ईयर में ही राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हमारी रेशो बदली, हमारे पास एक नई रेशो आई, तो हमने नए पार्टनर्स के बीच में उसको एडजस्ट कर दिया। हमने एंट्री कर दी न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जितने अमाउंट से आपने यहाँ डेबिट किया, आपने उतने अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। मैं यहाँ पर ये इस तरीके के वर्ड जरूर लिखती हूँ ताकि आपको रेशो के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको कौन सी रेशो का इस्तेमाल करना है। यहाँ ओल्ड पार्टनर लिखा है तो ओल्ड ही रेशो इस्तेमाल होगी, या न्यू पार्टनर लिखा है तो यहाँ न्यू रेशो इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इस चीज का कंफ्यूजन नहीं रखना। तो देखो, जितने से डेबिट किया उतने से आपने क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली वो एसेट तो खत्म। आपस में एडजस्टमेंट किसके बीच में हो रही है? ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स। और कहीं ना कहीं ये ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट आप किस में इस्तेमाल कर रहे हो? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो। अल्टीमेटली इस वाली एंट्री का इफेक्ट भी यही आता है, सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इफेक्ट आएगा। बट ये हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है कि बहुत इजीली हम इसके थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। बट हाँ, इस मेथड का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब क्वेश्चन में क्लियरली ये स्पेसिफाइड हो कि आपको गुडविल रेज और राइट ऑफ करना है। अदरवाइज हम हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तो हमें पता चल ही जाता है कि गुडविल अपीयर्ड है तो ही ये एंट्री करनी है, बट उसके लिए हमें
मतलब इन दोनों में से अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो हमेशा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि रेज और राइट ऑफ करना है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक लाइन ही बता देती हूँ कि क्या लिखी होती है। जनरली यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, गुडविल इज वैल्यूड एट, यानी कि वैल्यूएशन वाली हमारी गुडविल होती है कि हमने न्यू वैल्यू करी है अभी, तो उसके लिए इस तरीके के वर्डिंग्स हमारे लिखे होते हैं। अब हम अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ही कंसेप्ट से जुड़े हुआ एक एक क्वेश्चन करा दूंगी ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक अपना ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। बट उससे पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो पहले, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले कंसेप्ट क्लैरिटी करिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन करने के बाद आप अपनी बुक्स में से भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में गुडविल का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। अब हम उन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व करने वाले हैं उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि A, B, C तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में। दैट मीन्स ये हमारे पास ओल्ड रेशो है। They decide to share the profits equally with effect from 1 April 2023। उन्होंने 1 अप्रैल से डिसाइड किया कि अब वो जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली शेयर करेंगे। अनदर इंफॉर्मेशन आई हमारे पास कि न्यू रेशो है 1:1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारी जो गुडविल की वैल्यूएशन है इस टाइम पे अब वो कितनी है, 1,08,000। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू 1,08,000। अनदर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट, goodwill appeared in the books at 18,000। another goodwill, एक और गुडविल के बारे में बात हुई है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। याद करो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो अपलोड करी है उसमें कंसेप्ट समझाया है कि दो तरीके की गुडविल होती है, एक एडजस्टेड गुडविल होती है, एक एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल है जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में लिखी हुई है, जो आपने ऑलरेडी परचेज की हुई है, लेकिन उस गुडविल को अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, राइट ऑफ। तो यहाँ पर जो दूसरी गुडविल है आपके लिए वो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि है 18,000 की। हमें करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके की गुडविल है, एक ये और एक ये। एग्जिस्टिंग गुडविल की अगर मैं एंट्री करूं सबसे पहले तो क्या एंट्री थी, पुरानी गुडविल, पुराना अमाउंट, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो पुरानी रेशो तो इन तीनों की है ना, तो तीनों पार्टनर्स को हमने क्या करना है, डेबिट। तो हमारी एंट्री हुई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमें अपने इस एसेट को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट। मैंने यहां पर कैपिटल क्यों यूज किया, करंट क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है, और जब कुछ नहीं स्पेसिफाई करता है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो बच्चों, टोटल पूरे 18,000 की आपकी गुडविल है, पूरे 18,000 आपने यहां पर राइट ऑफ करने हैं। कैसे करेंगे आप इसे राइट ऑफ, आप यहां लिखेंगे 18,000 इंटू ओल्ड रेशो 5/10। लाइकवाइज बी के लिए भी 18,000 इंटू 3/10 एंड 18,000 इंटू 2/10। आई होप अब सब बच्चों को इतनी कैलकुलेशन करनी तो आ गई होगी। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा 5400 और ये हमारा हो जाएगा 3600। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो चुका होगा। एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आते हैं हम दूसरी वाली गुडविल पे, 1,08,000 की गुडविल। इसके लिए मैंने आपको बताए थे दो कंसेप्ट कि या तो ये पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होती है या बाय रेजिंग और राइटिंग ऑफ द गुडविल। अब यहां पर क्वेश्चन में रेजिंग और राइटिंग ऑफ की तो बात ही नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब इस गुडविल को हमें एडजस्ट करना है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू, जो कि हमारी एंट्री थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का नाम आया है और रेशो तो हमारे पास ओल्ड और न्यू ही है। दैट मीन्स हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस। तो उसके लिए हम यहां पर निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि
ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप चाहो तो गेनिंग रेशो का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इट मीन्स द सेम थिंग। नेक्स्ट ए की ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो है 1/3। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 30, 15 माइनस 10 यानी कि 5/30, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। बी आपकी ओल्ड रेशो है 3/10, न्यू रेशो है 1/3, एलसीएम आया 30, 9 माइनस 10, ओहो ये तो नेगेटिव आ रहा है 1/30, हम इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। सी 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम आया 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए, गेनिंग। अब देखो दो गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस, ये देखिए ये 4 और 1 5 और यहां पर भी 5 है, हमेशा गेन सेक्रीफाइस के बराबर होगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर अब मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो हमारी सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? बी और सी, तो आप लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ए, तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आपको अमाउंट कैसे लिखना है? देखो बच्चों, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे होते हो तो पूरी गुडविल नहीं एडजस्ट करनी होती आपको, सिर्फ आपको उतने से ही एडजस्टमेंट करनी है जितने से वो गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं गेनिंग रेशो ऑफ बी एंड सी क्या है 1/4, या आप सीधे सीधे इस अमाउंट को इनके गेन और सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि मैं करने जा रही हूं 1,08,000 इंटू ए का सेक्रीफाइस कितना है 5/30। अब 5/30 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 18,000। ठीक है, कोइंसिडेंस है कि एग्जिस्टिंग गुडविल और एडजस्टेड गुडविल दोनों 18,000 आ रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, वो कोइंसिडेंस है। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि हमेशा उसकी इक्विवेलेंट ही आएगी। तो 1,18,000 को आपने इसके सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई किया, 18,000 आ गया। ऐसे ही आप इसके लिए भी निकालेंगे 1,08,000 इंटू बी का गेन कितना है 1/30, 1/30 मीन्स 3600। इसी तरीके से आप सी के लिए भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,08,000 इंटू 4/30 से इसका गेन है, तो ये आ जाएगा आपका 14,400। बस हो गया। आपको अगर उसके नरेशन लिखनी है तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट था हमारा एडजस्टेड गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल का। मैंने अभी आपको रेजिंग और रिटन ऑफ नहीं कराया है। एग्जिस्टिंग गुडविल हो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और अगर एडजस्टेड गुडविल हो तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसके लिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो वैल्यूड वाली गुडविल है वो आपकी एडजस्टेड गुडविल है, जो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स है वो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ वाला। तो देखिए जरा किस तरीके का क्वेश्चन होता है इसका। A and B share profit and losses in the ratio of 3/2। अगेन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई कि A और B शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3/2 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि हमारे पास ओल्ड रेशो भी आ चुकी है और न्यू रेशो भी। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। हमें अपनी पूरी फर्म की गुडविल भी मिल चुकी है जो कि है 50,000 रुपए की। पास द जनरल एंट्री व्हेन द गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, यानी कि जब तक क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करता कि आपको रेज्ड और रिटन ऑफ करना है गुडविल को, तब तक आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो सीधे लिख देते पास नेसेसरी जनरल एंट्री तो आप इसे कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करते, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते। तो अब क्योंकि रेज एंड रिटन ऑफ करना है तो अब इसके अंदर हमें करनी है 2 एंट्री। सबसे पहले हम गुडविल को रेज करते हैं मतलब हम ये शो करते हैं कि हमारे बिजनेस में एक एसेट आया जिसका नाम क्या है गुडविल। तो एसेट आया तो दैट मीन्स आप अपने एसेट को करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ने पे होते हैं डेबिट। अब इस एसेट का फायदा अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है? हमारे पार्टनर्स को मिलने वाला है। पहले हम इसे ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू रेज करते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहां देखो क्या डिफरेंस है जो हम एडजस्ट थ्रू करते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट के थ्रू।
वहां पर हम सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस से ही एंट्री करते हैं, लेकिन जब आप रेज एंड रिटर्न ऑफ करते हैं तो आप यहां पर फुल अमाउंट से ही इसको रेज करेंगे, यानी कि 50,000 से, और इसे ओल्ड रेशो में रेज किया जाता है। तो 50,000 इंटू आपकी ओल्ड रेशो क्या थी, हमने लिखी हुई है 3/5 इधर, और 50,000 इंटू 2/5 हम यहां लिखते हैं, यानी कि 30,000 एंड 20,000। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके की कैलकुलेशन अगर शो करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना क्लैरिटी रखो कंसेप्ट की, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को आप वैसे सॉल्व करिए। आप इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशो या अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सेकेंड आपकी एंट्री आएगी, अब इसे हमें रिटर्न ऑफ करना है इन द सेम अकाउंटिंग ईयर बट विद द न्यू रेशो। ठीक है, तो अब न्यू रेशो से आपको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी हमारी, A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill। जितने से आपने इसको रेज किया है आप उतने से ही इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, और कितने, कौन सी रेशो में करेंगे, न्यू रेशो में, दैट इज 1:1। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको 50,000 इंटू 1/2, और लाइकवाइज इसका भी 50,000 इंटू 1/2, यानी कि दोनों की में आया 25,000 एंड 25,000। बस हो गया, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो, दैट्स इट। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ गुडविल। ये 3 तरीके की ही चीजें आपको पढ़नी थी। एक थी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशो में। दूसरी थी एडजस्टेड गुडविल, जिसको 2 तरीके से कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सिर्फ गेन और सेक्रीफाइस शेयर से। और थर्ड कंसेप्ट था गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, जहां पर आप पहले ओल्ड रेशो में गुडविल को रेज करेंगे, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर उसको आप राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से गुडविल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप प्लीज इसके जो क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको कराने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की एडजस्टमेंट नंबर 3। हम ऑलरेडी 2 एडजस्टमेंट कवर अप कर चुके हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। आज हम उसके तीसरे एडजस्टमेंट के ऊपर चलते हैं, विच इज अकाउंटिंग फॉर द रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, मैंने यहाँ पर इस पूरी एडजस्टमेंट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने के लिए। तो देखिए अब इसमें हमें करना क्या है। देखो यहाँ पर भी जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस या रिजर्व्स होंगे, यानी कि वो प्रॉफिट्स जो हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं फर्म के प्रॉफिट्स में से, या रिजर्व्स जो हमने फर्म के प्रॉफिट्स में से क्रिएट करके रखे हुए हैं, उनको हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि या तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर ले, यानी कि हम नहीं चाहते कि हमारी बुक वैल्यूज चेंज हो, हम अपनी बैलेंस शीट के फिगर्स को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी बुक वैल्यूज को सेम बैलेंस शीट के अंदर, जैसे कि हमने पहले बैलेंस शीट बना रखी है, हम बिल्कुल वैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट भी चाहते हैं। जब भी रेशो चेंज होती है तो हो सकता है कि उस टाइम पर हमारी फर्म की बैलेंस शीट में कुछ हमारे रिजर्व्स बने हुए रखे हों, या हो सकता है कुछ हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों, या कुछ हमारे ऐसे लॉसेस जो हमें अपने आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर राइट ऑफ करने हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो भी तो हमारे लिए लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी को हमें रेशो के चेंज होने के टाइम पे एडजस्ट करना होता है। तो इसको एडजस्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करें, या हम कर दें इनका डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है कि या तो हम इन अमाउंट्स को, इन बैलेंसेस को कंप्लीटली अपनी बुक में से ख़त्म कर दें कि अब हमें अपनी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में इन अमाउंट्स को शो नहीं करना, कोई पुराना जनरल रिजर्व नहीं जाएगा, कोई पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कोई लॉसेस नहीं होंगे। या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम इन्हीं सेम फिगर्स को आगे कैरी करके लेकर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट के अंदर। जैसे हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले बैलेंस शीट थी बिल्कुल वैसे ही दिखेगी, सिर्फ पार्टनर्स उसको आपस में एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है? तो बच्चों देखो किस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है।
पहला जो है हमारे पास एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, उसका मतलब है कि आप अपनी बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि आप नहीं चाहते कि जनरल रिजर्व 60,000 का अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दिख रहा है बिफोर चेंज इन रेशो, तो आप चाहते हो कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर भी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट के अंदर भी जनरल रिजर्व 60,000 का दिखे। लेकिन रेशो चेंज होने की वजह से जो भी आपका डिफरेंस आया है, जो इंपैक्ट आया है, जो गेन और सेक्रीफाइस है, वो पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर लें। आप फर्म की बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं चाहते हो, तो आपको वहां पर इस तरीके से लिखा मिलेगा दैट द पार्टनर्स डोंट वांट टू चेंज द बुक वैल्यूज, दे वांट टू कैरी द अमाउंट इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो सेम अमाउंट विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, इस तरीके से आपको पता चलेगा। तो इन दैट केस अगर आप पॉजिटिव अमाउंट पे, यानी कि अगर आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने जा रहे हैं, तो आप एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर आप एक नेगेटिव अमाउंट के साथ, यानी कि लॉसेज है आपके पास, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मींस लॉसेज के केस में आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। प्रॉफिट के केस में आपकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, लॉस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट ही आपका अपोजिट हो चुका है लॉसेस के केस में। द अनदर वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप बुक वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बुक वैल्यूज चेंज हो जाए, आप पुराने अमाउंट को नहीं लेकर जाना चाहते रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में, जो पुराने प्रॉफिट्स के रिजर्व्स बने हुए हैं आप उसे आगे नहीं लेकर जाना चाहते हैं। दैट मीन्स नो अमाउंट विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि इन चीजों का कोई भी अमाउंट फिर नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर आप रिजर्व्स या प्रॉफिट्स को बांटने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने रिजर्व्स और प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे आपके डेबिट, क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, या कोई और भी रिजर्व हो, जैसे कि अभी आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, कंटिजेंसी रिजर्व होता है। तो अगर ऐसा कोई भी आपको रिजर्व देखने को मिलेगा तो वो आप करेंगे डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किया? रिजर्व्स है भाई, प्रॉफिट है, कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज ही करेगा, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है। ओल्ड पार्टनर्स क्यों है? वही बात, पुराना अमाउंट, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो। अब वही चीज अगर लॉसेस के लिए हो तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि नुकसान है तो कैपिटल कम हो जाएगी, आपकी कैपिटल कम होने पे डेबिट होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस और यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे डेबिट करके खत्म करते हैं। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसीलिए उसको यहां पर क्रेडिट करके खत्म किया जाता है। दूसरा मैंने यहां लिखा है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सभी लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिल रहा होता है, और जिसे हम फ्यूचर फर्दर ईयर्स के अंदर राइट ऑफ कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इस नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। तो वो भी आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपको बुक वैल्यूज चेंज नहीं करनी, एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। प्रॉफिट के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस के लिए सेक्रीफाइसिंग टू गेन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं अपने रिजर्व्स और लॉसेस को, तो आप प्रॉफिट्स के लिए प्रॉफिट्स को डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, लॉसेस के लिए ओल्ड पार्टनर्स डेबिट और आपके लॉसेस क्रेडिट। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो और इस कंसेप्ट को आप एक जगह पर अब नोट डाउन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? देखो, जब भी रेशो चेंज होती है तो हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को चेक करते हैं। जब भी रेशो चेंज होती है तो हो सकता है रेशो चेंज होने के टाइम पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई हो, और उस एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जाने की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब सपोज करो कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई, वो हमारे पुराने एफर्ट्स की वजह से हुई ना, तो वो प्रॉफिट कौन सी रेशो बटना चाहिए था? पुरानी रेशो बटना चाहिए था। अब अगर आपने उसको बांटा नहीं और आप आगे चल दिए, तो कल को हो सकता है न्यू रेशो में जिसका शेयर पहले कम था अब ज्यादा हो गया, उसको तो फायदा मिल जाएगा, जबकि वो तो पुराने एफर्ट से प्रॉफिट्स आए हैं। तो इसीलिए हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि रेशो चेंज होने के टाइम पर अगर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है, तो उसके चेंज होने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, और उस प्रॉफिट और लॉस को हम आपस में बांट सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है क्या, रिवैल्यूएशन में कैसे एंट्रीज होंगी? देखो, जब भी आपको फायदा हो, फायदा मतलब गेन हो रहे हैं,
अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर आपको गेन्स होते हैं तो आप उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और अगर कभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से आपको लॉस हो रहा है तो उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। वो जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट अब बनता कैसे है। मैंने कहा सारे लॉसेस डेबिट साइड में आएंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड। आप खुद सोचो एसेट्स की वजह से कब आपको नुकसान है, अगर एसेट बढ़े तो नुकसान है, घटे तो नुकसान है, यानी कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो आपके लिए नुकसान है। तो फायदा क्या है, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ जाना, ठीक है। लाइबिलिटीज की वजह से बताओ, लाइबिलिटीज का बढ़ जाना फायदा है या नुकसान? नुकसान, नुकसान। तो इसका मतलब लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो वो डेबिट साइड में आएगी और घटेगी तो क्रेडिट साइड में आएगी, क्योंकि फायदा है आपके लिए। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पहले नहीं लिखी हुई थी, अब अचानक से आ गई, फायदा है नुकसान? नुकसान, नुकसान। तो यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। कोई एसेट पहले नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है, फायदा। तो यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट आपका क्रेडिट साइड में आएगा। आपने कोई खर्चा पहले नहीं लिखा था, अब वो खर्चा आपको करना पड़ रहा है, तो आपके लिए वो भी नुकसान है। तो एक्सपेंसेस भी आपके अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या जो अराइज हो गए हैं अब एक्सपेंसेस, वो सारे आपके एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे। अब दोनों से कुछ डिफरेंस निकलेगा, अब दोनों से देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस निकलेगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है, इसका मतलब गेन साइड बड़ी आती है, तो डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट में, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अगर आपकी डेबिट साइड यानी कि लॉस साइड बड़ी आती है तो भाई आप इधर डिफरेंस ट्रांसफर करोगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन के नाम से। सिंपल बात खत्म, ठीक है। ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट जो हर जगह पर सेम है। अब अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो भैया नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है और फायदों के लिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय 5000, तो हम इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदों के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन डेबिट। अब नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास यहाँ पर एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन सेपरेटली नहीं है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीएस गरेवाल से, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बाकी जब हम एडमिशन करेंगे तो जब उसके क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे ये चैप्टर ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा इसमें मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2023 वाला जो आपका प्रिंट है बुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 3.48 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पर अमर अकबर दो पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:1। ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंस शीट शोड द जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। आपकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 60,000 का। It was decided that in future they will share the profit and losses in the ratio of 3:2। देखो ये आपको ओल्ड रेशो दे रखी है, उन्होंने बोला कि फ्यूचर में आपकी रेशो बदली और बदलकर वो रेशो कितनी हो गई है 3:2। पास द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको दो केस दे रखे हैं। पहला केस बोला when general reserve is not to be shown in the new balance sheet। हम नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को शो नहीं करना चाहते, यानी कि हम नहीं चाहते कि जनरल रिजर्व हमारे पास नई बैलेंस शीट में आए, तो दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। देखो दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो आप अपने प्रॉफिट्स को बांट दोगे या एडजस्ट कर लोगे आपस में। बुक फिगर्स चेंज, बुक फिगर्स नॉट चेंज। यहाँ पर वो बुक फिगर चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बांटना है, तो बांटने की एंट्री क्या है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है आपके पास जनरल रिजर्व 60,000 का, ठीक है। कौन सी रेशियो में बांटोगे आप, न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो? देखो अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमेशा ओल्ड रेशियो में करना है, पुरानी रेशियो, पुराने पार्टनर, पुराना अमाउंट, ठीक है। तो आपने 60,000 बांटने हैं 2:1 में, ये आ जाएगा आपका 40,000 और 20,000। When जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, वो कह रहे हैं कि हमें नई बैलेंस शीट में भी जनरल रिजर्व चाहिए। अब जब नई बैलेंस शीट में 60,000 दिखाना है तो बांट तो सकते नहीं आप, तो अब क्या करना है, ऐसे में पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करेंगे।
अब मैंने जो आपको यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस वाली बात बताई थी, आप मुझे बताओ कि जर्नलिज्म आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, तो एंट्री क्या करनी होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो दैट मींस मुझे यहाँ पे चाहिए गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला वर्किंग नोट में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने लगाया सबसे पहले अमर के लिए, ओल्ड रेशियो थी 2/3, न्यू रेशियो है 3/5। आप एलसीएम लोगे 15, 10 माइनस 9 यानी कि 1/15, पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के आंसर पॉजिटिव आता है, दैट मींस सेक्रीफाइस। अकबर 1/3 माइनस न्यू रेशियो है 2/5, एलसीएम लिया 15, 5 माइनस 6 माइनस 1/15, नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस ये क्या है? गेन। तो ये आ गई आपकी गेनिंग रेशियो। तो अब आपके लिए गेनिंग पार्टनर कौन है? अकबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है अमाउंट की। टोटल 60,000 है आपके पास। अब 60,000 को आपको कितने परसेंटेज से एडजस्ट करना है? 1/15 से, तो इंटू 1/15, तो ये आ गया आपका 4,000। तो देखो हमने 4,000 से पार्टनर्स ने आपस में एडजस्ट कर लिया कि रेशियो चेंज होने की वजह से सिर्फ 4,000 से फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने आपस में एडजस्ट कर लिया है और आपका जो जनरल रिजर्व है अब न्यू बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बोले कि हमें बुक फिगर्स चेंज करनी है, तो भाई ये वाली एंट्री हो जाएगी, सीधे आप बांट दो। बट अगर वो बोले कि हम बुक फिगर्स चेंज नहीं करना चाहते, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या हमें शो करना है नई वाली बैलेंस शीट के अंदर, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पॉजिटिव के लिए और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग नेगेटिव बैलेंस के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये आपको पुरानी रेशियो दे रखी है। They decided to share profit with effect from 1st April in the ratio of 5:3:2। उसके बाद उन्होंने रेशियो चेंज करी और आपको न्यू रेशियो प्रोवाइड करी। They also decided not to change, देखो ये बात अंडरलाइन करने वाली है। They also decided not to change the values। जब वो कह दे कि हमें वैल्यूज चेंज नहीं करनी, तो दैट मीन्स हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एक ही एंट्री करनी है फिर सारे इफेक्ट्स की। The book values and the revised value of assets and liabilities as on the date of change were। अब यहाँ पे ना आपको आपके एसेट्स की बुक वैल्यू भी दे रखी है और चेंज्ड वैल्यू भी दे रखी है। तो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट वही, अगर फायदा हो रहा है तो प्लस कर देना, नुकसान हो रहा है तो माइनस कर देना। अब कैसे करोगे आप इस काम को? आप यहाँ बनाओगे एक स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, हमें बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है। पहले देखो जरा, मशीन 2.5 लाख से 3 लाख की हो गई, फायदा है नुकसान? मशीन 2.5 लाख से 3 लाख की हो गई है और मशीन हमारे लिए एसेट है, तो एसेट का बढ़ना फायदा है नुकसान? फायदा है, तो आप उसे प्लस करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन की, कितने से? जितने से चेंज हुआ है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स 2 लाख से 1,75,000 के हो गए, कंप्यूटर्स एसेट है, 25,000 से कम हो गए, फायदा है नुकसान? नुकसान है, तो आप इसे यहां लिखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स 25,000, क्योंकि डिक्रीज है, नेगेटिव है, तो ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 के हो गए, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो गई आपकी, फायदा नुकसान? फायदा है। कितने से फायदा हुआ ये आपको? 15। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से? 15,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 से 25,000 के हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है आपके लिए यहाँ पे? ये लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, कितने से? 10,000 से, तो नुकसान है आपके लिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर तक का टोटल आ गया आपका 65,000
उसमें से आप माइनस करोगे 35,000 तो कितना बचा 30,000। पॉजिटिव बैलेंस आया है, दैट मीन्स दिस इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। पॉजिटिव बैलेंस निकल कर आया है भाई आप लोगों के पास। तो बताइए मुझे एंट्री क्या करेंगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स गेन और सेक्रीफाइस पार्टनर चाहिए हमें, ठीक है। वर्किंग नोट पे आते हैं। अब वर्किंग नोट में मैं फॉर्मूला लगा रही हूं यहाँ पर, वर्किंग नोट में मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रही हूँ, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/10, कितना आपका -1/10, क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब ये गेनिंग पार्टनर है। बी के लिए 2/5 माइनस 3/10, 1/10 ना, बी आया 1/10, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस। सी के लिए 1/5 माइनस 2/10, ये आ गया आपका नील, तो दैट मीन्स ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही ये गेन कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास गेनिंग पार्टनर है ए, तो एंट्री हुई ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से एडजस्ट करोगे भाई, 30,000 का टोटल अमाउंट है, लेकिन गेन सेक्रीफाइस कितने का है, सिर्फ 1/10 का, तो सिर्फ 3,000 से आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक फिगर चेंज नहीं करनी तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट बना के इफेक्ट देख लेंगे कितना है, ठीक है, और एडजस्टमेंट एंट्री उसके अकॉर्डिंग आपने पास कर देनी है। देखो चेंज इन पीएसआर में भी बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत कुछ सारा आगे आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है, तो मैंने आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कराया जो आगे चैप्टर्स में नहीं है। तो जितना भी रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट है वो हम एडमिशन में कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि वो सब जगह सेम है, ठीक है।